नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कर्ज का जो जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि 60% लोग कर्ज का या तो मिनिमम भुगतान कर रहे हैं या फिर भुगतान करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो नया कर्जा लेकर पुराने कर्जों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे शो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल लेंडिंग के आसान रास्ते से लोगों को कर्ज लेना आप पर कितना भारी पड़ सकता है, और अगर आप भी इसमें फंस गए हैं तो इस कर्ज के ट्रैप से आपको निकलने का रास्ता क्या है। शो में हमारे साथ इस वक्त हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो जैसा कि शो की शुरुआत में ही बताया कि बड़ा ही आसान लगता है डिजिटल लैंडिंग से, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर्जा मिलता है और लोगों को लगता है कि लोन्स जो मिल रहे हैं तो बड़े आसानी से मिल रहे हैं, तो चलो ले ही लिया जाए। स्पेशली हेमंत जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो जेनजीज हैं वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इस ट्रैप के में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ बड़ा आसानी से उन्हें छोटे छोटे अमाउंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, ये कितनी चिंता की बात है इस रिपोर्ट से? स्मिता, आई थिंक डेफिनेटली चिंता की बात है। देखिए, जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसके दो तीन बड़े कारण हैं। एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो इनकम है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, जो लेंडर्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं, चाहे वो बैंक हों चाहे वो एनबीएफसीज हों। और तीसरा जो है वो कह सकते हैं कि अब जो डिजिटल लेंडिंग की जो आपने बात की, वो भी एक कारण है। उसमें ऑब्वियसली रेगुलेटेड भी हैं, उसमें अनरेगुलेटेड भी हैं। और जितना आसान आप लोगों को कर्जा लेना बनाएंगे, उतने लोग आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, देखिए, हर एक की एस्पिरेशन रहती है। लोगों को लगता है कि भाई अपना लाइफस्टाइल बदलें, और कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसकी कमी है। तो ये कुछ कारण है कि हम देख रहे हैं कि उसमें जो बदलाव है। देखिए, एक ऐसा समय था, टिपिकली जब हम अपने मिडिल क्लास की बात करते हैं तो ये सोचा जाता था कि भाई हमारी जो मिडिल क्लास है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी सेविंग रेट हमेशा से हमेशा हाई रही है, तो ये सोचा जाता है कि बहुत प्रूडेंट है, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूरी मिडिल क्लास में बदल गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक सेक्शन डेफिनेटली है जहां पे आप देख रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति है कि भाई ज्यादा खर्चा करना है। क्योंकि देखिए, हमारे दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक होती है हमारी एसेंशियल नीड्स, चाहे वो हमारी हाउसिंग हो, बच्चों की एजुकेशन हो, राइट, हेल्थ केयर हो। दूसरी तरफ जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है, उसमें हम देख रहे हैं इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है। जैसे अगर आप देखें, नए से नए मोबाइल लोगों को खरीदना है, ट्रैवलिंग करना है, ईटिंग आउट है। तो बहुत सारी चीजें जो है, शायद वो इसलिए भी होती है कि हमारा जो पीयर ग्रुप है, जो हमारे समाज में जो बाकी लोग हैं, सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें भी इस तरह की लाइफ जीने की जरूरत है। और क्योंकि स्पेशली अगर हम डिजिटल लैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो इतना आसान हो गया है कर्जा लेना, कि आई थिंक हम देख रहे हैं कि ये प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बिल्कुल रिपोर्ट में जो आया वो सही है। ये वरी सब है, स्पेशली जैसे मैंने कहा, एक सेक्शन है जहां पे उनको लगता है, और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी है, कि वो खर्चे जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो गैप है इनकम एक्सपेंस का बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस पे सोच विचार, और कहीं ना कहीं जो, चाहे वो जेन जी हो जाए, चाहे कोई भी ऐसे लोग हों जो इस तरह की प्रवृत्ति को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी एक जनरेशन को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल फोन सबके पास है और सोशल मीडिया का असर तो है। और विश्वजीत जी, सोशल मीडिया का असर तो इस कदर है कि आप त्यौहार ले लीजिए या किसी भी तरीके की चीज, किसी की शादी ले लीजिए, हर किसी को ये रहता है कि अगर इसने इस तरीके का कुछ किया है तो वो मुझे भी करना है, चाहे वो उसके लिए जरूरी हो या ना हो। और अब कहीं ना कहीं वो जो एक दायरा था कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या हम चाहते हैं, उसमें अंतर अब खत्म होते जा रहा है, और लोग किसी भी तरीके से चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं पहले उसको पूरा कर ले। बहरहाल, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ये रिपोर्ट एक नजर में देखने के बाद क्या दिमाग में आया, और दूसरा ये कि अगर इस तरीके की प्रवृत्ति हो रही है तो बचने के उपाय हैं क्या अभी के समय में इससे? बिल्कुल, देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा देश जो जाना जाता था वो सेवर्स के लिए जाना जाता था। हम कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन अब ये जनरेशन है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी ना मिले दोबारा,
तो ये जरूरी नहीं है कि आप लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो आपको सेविंग ही नहीं करनी है, आपको अपने आने वाले फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है और लोन ज्यादा लिया जा रहा है क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, बाय नाउ पे लेटर जैसी ऑप्शंस है, 5 मिनट में आपको कोई कोलेटरल जमा नहीं करना, आपके पास लोन ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये बहुत सुविधाजनक हो गया है, ईजी हो गया है। तो इस वजह से लोग काफी इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय तो अवश्य है। अब होता क्या है, नॉर्मली लोगों को पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा तंग करता है, क्योंकि कैसा आपने बोला कि आईफोन 17 आ गया है तो वो लेना ही लेना है, या बाहर से खाने का ऑर्डर अब कितना बढ़ गया है तो वो भी एक लाइफस्टाइल चेंज है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल जो है, एक जो इन्फ्लेशन है इसकी, ये कहीं ना कहीं हमारी सेविंग को हिट कर रही है, जिसके लिए हम जाने जाते थे। तो होता क्या है, आगे चल के प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपने लोन इतना सारा ले लिया है और आपकी जॉब चली जाती है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा लेकिन लोन बहुत ले रखे हैं। तो ये सब समस्याएं जो है बहुत चिंताजनक है। और उसके ऊपर जैसा अभी हेमंत जी कह रहे थे, फाइनेंशियल इलिटरेसी है, आप लोन ले रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उस लोन पे, तो आप लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको इम्पल्सिव शॉपिंग करनी है, आज ही खरीदना है। अब वो लोन 15% है, क्रेडिट कार्ड पे है, पर्सनल लोन है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं गुड लोन बैड लोन। तो अगर होम लोन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रहे हैं और बिल्कुल चेक भी नहीं कर रहे हैं कि क्या चार्जेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप बच नहीं सकते, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले तो आप जाने कि आपका कितना लोन है, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के तो रखें, और कोशिश करें जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन है उसको कैसे उतारा जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, या फिर जो छोटे छोटे लोन है जिसको हम स्नो बॉलिंग कहते हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जितने छोटे लोन्स हैं, आप अक्सर देखते हैं, आपने एक लोन लिया 2 साल के लिए, कितनी ईएमआई थी, 1,000 रुपए, तो आपको लगा वो छोटी सी बात है, चुकता कर देंगे, बट लेकिन आप ट्रैप में फंस गए। तो कोशिश करें अगर आपको कोई बोनस मिल जाता है तो आप उसको, छोटे छोटे लोन्स को खत्म करें, ताकि आप साइकोलॉजिकली आपको लगे कि आप ये लोन के जो कर्ज में फंसे इससे निकल सकते हैं। क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तभी आप इस ट्रैप से निकल पाएंगे। अब क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया, इस पे आगे भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे कि अगर आप इस ट्रैप में फंसे तो उससे निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्टर हो ही जाता है तो फिर उसके साथ होता क्या है? देखिए, एक तो आरबीआई की गाइडलाइंस है बहुत क्लियर कि भाई इस ऐसे केसेस को किस तरीके से हैंडल करना है। मतलब ये हमेशा कहते हैं कि अगर कोई डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर दो कारण से हो सकता है। एक तो जेन्युइनली किसी की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि वो वाकई में वो ईमानदारी से रिपे करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है, जैसे हमने पहले भी बात की, कि आपने इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर दी, बिना सोचे समझे कर दी, और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पे कैसे करें। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको नोटिस मिलेंगे, राइट, एक दो बार नोटिस मिलेंगे, फिर आपके पास वो जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे बदलती है, फिर आपके पास रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आरबीआई बहुत क्लियर है कि जो आप अगर बोरो है, जो जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिग्निटी का आपको हमेशा बना के रखना है। तो ऑप्शन कई सारी होती हैं। ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो अनप्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि जब रिकवरी एजेंट आते हैं वो आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे किस्से सुनते हैं कि किस तरीके से लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है। ऑब्वियसली उससे बचने के भी रास्ते हैं। चाहे आप लीगल रिकोर्स ले लें, चाहे आप अपने बैंकर से बात करें, उसमें वेज एंड मीन्स हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसका सोल्यूशन जो है सबसे पहला वो आपके हाथ में है। अगर आप देखिए, दो रास्ते हैं यहाँ पे। एक तो अगर आपने आपने ऑलरेडी ऐसा कर दिया तो उसको क्या करें, तो आप बैंक के साथ बात कीजिए, सेटलमेंट कीजिए कि उसको रीपे करना चाहता हूं, तो आप किस तरीके से करेंगे वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आगे जाके आप एक कहीं ना कहीं उस लेसन से सीख लें कि भाई हमें ऐसा नहीं करना। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अभी जो ट्रेंड क्या है कि ट्रैवलिंग करना है, आईफोन लेना है, राइट, ईटिंग आउट करना है, उसमें कोई बुराई नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप जब मेहनत करके अपना करियर बनाते हो तो आगे आपकी एस्पिरेशन नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जो भी लेना चाहते हैं थोड़ा सा प्लान कर लीजिए। अगर आपको आईफोन लेना है, मान लीजिए, जरूरी नहीं आपको पहले दिन लेना, आपको 3 या 6 महीने के बाद भी ले सकते हो, तो आप उसको प्लान कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के बहुत सारे फायदे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच बदलती है, आप सीखते हैं, आपको ब्रेक मिलता है। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ इशू क्या है कि किस तरीके से आप करते हैं, क्या उसको प्लान करते हैं कि नहीं। अगर आप ये सब प्लान करें तो आप देखेंगे
आप अपने खर्चे भी कंट्रोल कर सकते हो, आप घूमना भी कर सकते हो, आप बाहर खाना भी कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सिर्फ इम्पल्सिव जो है बाइंग, उसको आपको कंट्रोल करना है। और अगर ऐसा हो भी जाता है, जैसे मैंने कहा, उसके रास्ते हैं, और ये आपको जागरूक होना जरूरी है, चाहे वो लीगल रिकोर्स हो, चाहे वो अपने लेंडर के पास जाके आप बात करें। क्लियरली ये जो सिचुएशन है कभी बहुत ट्रिकी होती है। जब रिकवरी एजेंट आपके पास आ जाए तो वो तभी आएंगे जब आपको कुछ समय देने के बाद भी आप उसको रीपे नहीं करें। और जैसा मैंने कहा, कारण उसके ये भी हो सकते हैं कि आपने खर्चा ज्यादा किया, या आप जेन्युइनली नहीं कर सकते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उससे सीख लेनी है, कोशिश करनी है कि आगे जाके इन सिचुएशन से आप आपको फेस ना करना पड़े। लेकिन वही जो बार बार हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर है या जो भी है, कि लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि वो इम्पल्सिव शॉपिंग कर रहे हैं, उनको अब वो असेंशियल लगने लगा है। जैसे पहले ग्रोसरीज लगते थे असेंशियल्स, वैसे अब इस तरीके की चीजें जो उन्हें लगता है कि कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा है या वो बहुत ट्रेंडिंग है, तो वो मेरे लिए भी उसी तरीके से असेंशियल है। और आईफोन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। बहरहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम डराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसके ट्रैप में लोग फंसते हैं। तो अगर आप गए हैं तो इससे निकलेंगे भी कैसे। तो अगर विश्वजीत जी, अगर कोई लेंडर परेशान कर ही रहा है तो फिर उसकी कंप्लेन कहाँ की जा सकती है, कैसे इससे बचेंगे, इस ट्रैप से निकलेंगे? देखिए, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो जैसे अगर आप फंसी गए हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी रेगुलेटेड ऐप से आपने लोन लिया हो। अनरेगुलेटेड ऐप से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जो रिकवरी एजेंट है वो आपके साथ आके मारपीट कर सकता है या गाली गलौज कर सकता है। आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आरबीआई की फेयर प्रैक्टिस एक्ट है, या डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस है। अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कहाँ पे जाके इनके लिए आप फाइट कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, ताकि आपकी कोई पर्सनल डिग्निटी को हर्ट ना करे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। आप कौन सी ऐप से लोन ले रहे हैं, कितने हिडन चार्जेस उसमें लगे हुए हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो कोशिश करें इन सब की जानकारी रखें, तभी ऐसी ऐप से लोन लें। और ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको मिल सकते हैं गाइडलाइंस में, कि किसको आपको अप्रोच करना है, कि आपको पुलिस को अप्रोच करना है या कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करना है। तो ये सब लोग आपकी मदद के लिए हैं। कोई भी आपको जबरदस्ती ऐसी मिसबिहेव नहीं कर सकता, आपकी डिग्निटी के साथ नहीं खेल सकता। और कोशिश करनी है कि आप इस लोन्स के साथ आप निगोशिएट कर लीजिए, कुछ वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, या मॉरेटोरियम भी मिलता है। अगर आप अच्छी ऐप से आपने डाउनलोड लोन लिया हुआ है तो आप कुछ महीने के लिए लोन को रोक सकते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा वापसी चाहिए। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको धमकाना है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपसे पैसा वापस आए। तो अगर आप निगोशिएट करते हैं, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो ये है, अगर आपने मान लीजिए होम लोन ले रखा है तो आप अपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके, जहां पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आप ये वाले लोन्स जो ज्यादा हाई इंटरेस्ट वाले लोन है इनको उतार सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, आपको समझना है कि ये लोन्स हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके इनको मैनेज करना है, तभी आप इन ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। ये वो रास्ते हैं, अगर आप इसमें फंस भी जाते हैं तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर लैंडर आपको परेशान कर रहा है तो ये तमाम जो वेबसाइट्स भी हमने आपको बताई, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे मुझे जानने की ये ज़रूरत है हेमंत जी, मुझे लगता है हमारे सारे दर्शकों को ये जानने की ज़रूरत है कि खुद में ऐसा क्या परिवर्तन करें कि कभी इस तरीके के ट्रैप में फंसे ही ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोन लेना गलत है, इसीलिए हम बैड लोन और गुड लोन दो तरीके के कॉन्सेप्ट की बात भी करते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से ले और कैसा बदलाव खुद के अंदर करें। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मिता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे हमारी लाइफ की एस्पिरेशंस हो, चाहे वो जरूरतें हों, वो एजुकेशन लोन भी हो सकता है, वो हाउसिंग लोन भी हो सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, और जो डिजिटल लैंडिंग है वहां से पैसा लेते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कहीं ना कहीं आपको अपने सोच विचार में बदलाव करना होगा। अपना जो स्पेंडिंग जो जो ट्रेंड है उसको बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको थोड़ी सी बजटिंग करने की जरूरत है। बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि मेरी कितनी इनकम है, मेरे एक्सपेंसेस कहाँ पे है, कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, कहाँ पे मैं एक्सपेंसेस को कम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो, आप काम करना शुरू करते हो, तो घूमना भी जरूरी है, ईटिंग आउट भी जरूरी है। कहीं पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, सिर्फ ये है कि आपको लिमिट में करना है और उसको प्लान तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको
जो मैंने कहा बजटिंग करनी। देखिए क्या होता है, जब आप बैंक के पास जाते हैं ना, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आता कि उसको खर्चा कैसे करना है। जो आप नॉर्मल स्पेंडिंग भी करते हैं, आप हर जगह क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए जो पॉइंट मिलेंगे उससे हम फ्री एयर ट्रैवल मिलेगा, हमको होटल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बजट जो है आपका विंडो से बाहर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है डेफिनेटली। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाना है कि अगर आपको वाकई में कोई फाइनेंशियल एक्सीडेंसी आती है, इमरजेंसी आती है, तो आप अपने किसी भी खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है उसको रोकेंगे नहीं, और आप कम से कम 6 या 9 महीने का खर्चा रखें वहां पे। तो अगर कोई इमरजेंसी भी आती है तो आप अपना फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन वो आप नहीं तोड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बजटिंग कीजिए और एक इमरजेंसी फंड बनाइए। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप बजटिंग फॉलो करते हैं तो आप कहीं अपने लाइफस्टाइल में भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं आएंगे कि जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप, उसमें नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी खुद की बनती है कि आप कैसे जो ये डेट का ट्रैप है इसमें ना फंसे और एक फाइनेंशियल जर्नी जो है उसको बड़ी स्मूथ आप रखें। इससे ना सिर्फ आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत सुरक्षित रहेगी। थैंक यू सो मच हेमंत सर, और थैंक यू सो मच विश्वजीत जी, आप दोनों का ही हमारे शो पर जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बात और इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए कि कर्ज के जाल में अगर आप फंस ही गए हैं तो फिर इससे निकलना कैसे और कैसे दोबारा नहीं फंसना है। थैंक यू सो मच सर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर होंगे आपके सामने हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम जानेंगे कि मल्टी एसेट फंड, ऑल वेदर फंड कैसे होते हैं और किस तरीके की स्टेबिलिटी ये आपके पोर्टफोलियो में देते हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आदित्य पगरिया। आदित्य सर, बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार क्यों इतने खास हैं ये मल्टी एसेट फंड, क्यों हर एक मार्केट के साइकिल में ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए काफी हैं? थैंक यू स्मिता जी, प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, मल्टी एसेट फंड जैसे आप खुद जानते हैं कि वो डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट टाइम्स में पैसे डालता है। तो वो इक्विटी में, डेट में और कमोडिटी डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा डालता है। अब हर एसेट क्लास हर समय पर इक्विवेलेंट रिटर्न नहीं देता है। तो हमने एक इंटरनल स्टडी की थी पिछले 19 सालों में किस एसेट क्लास ने कब आउट परफॉर्म किया है। तो हमने पाया है कि पिछले 19 साल में इक्विटी जो है करीब 9 टाइम आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लासेस को। गोल्ड एंड सिल्वर है, उन्होंने 5-5 बार आउट परफॉर्म किया है, और जो डेट है उन्होंने 2 बार आउट परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे कि हर एक साइकिल में हर एसेट क्लास एक तरह से नहीं चलता है। तो इसीलिए मल्टी एसेट फंड्स बहुत जरूरी है ताकि निवेशक अपना जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई करके चले और अपने इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल एसेट्स में कर सके, ताकि बाजार के ज्यादा उतार चढ़ाव के टाइम पे उनको एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। बिल्कुल। अब क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है और खास करके तब जब मार्केट ऊपर नीचे हो तब तो और भी ज्यादा होती है कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई है ताकि वो उस सिचुएशन को भी संभाल सके। तो क्या फायदे होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के इस फंड को लेने के बाद? इसमें क्या है, निवेशक क्या है, इक्विटी को एक ग्रोथ ओरिएंटेड साइकिल की तरह से देखते हैं। जो डेट होता है उसको स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं, और जो कमोडिटी होती है उसको आप निवेशक जो है एक तरह से हेज की तरह से देखते हैं। तो हर एक मार्केट सिनेरियो में जैसे मैंने बोला हर एसेट क्लास अलग अलग तरीके से रिटर्न देता है। तो फंड मैनेजर मल्टी एसेट में क्या करता है, डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंबाइन करके एक रेशियो में चलाता है जिससे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स निवेशकों के बेटर आए। अब आदित्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, वो होती है रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो का। अगर मल्टी एसेट फंड लेते हैं तो इसका क्या रोल होता है रीबैलेंसिंग में? रीबैलेंसिंग जो होता है ये मतलब काफी वाइड बैंड है। जैसे हमारे मल्टी एसेट फंड्स है उसमें हम जो है इक्विटी एक्सपोजर करीब 10% से लेके 80% तक ले सकते हैं। वही डेट का भी 10 to 80% का है। कमोडिटी जो है 20 to 35% का है। तो उसमें क्या होता है, जैसा मार्केट सिनेरियो है, अगर जैसे आपने पिछले साल देखा होगा कि कोई कोई एसेट क्लास
बहुत आउट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर ने पिछले साल करीब 50% का रिटर्न दिया था, जबकि इंडियन इक्विटीज ने करीब 4 से 5% का रिटर्न दिया था और डेट ने यूजुअल 6 से 7% का रिटर्न दिया था। तो मल्टी एसेट फंड में ये होता है कि जब एक एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर ले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो फंड मैनेजर वो कॉल ले सकता है कि मुझे अपना जो पोर्टफोलियो है वो रिबैलेंस करना है। जो एसेट क्लास चल चुका है वहां से थोड़ा पैसा निकाल के जहां पे व्यू मे बी फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में जहां पे कमोडिटीज बहुत चल चुकी है, वहां पे मैं कमोडिटी से थोड़े पैसे निकाल के डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो और जो हमारा आउटलुक है उस हिसाब से मैं या तो डेट फंड्स में एलोकेशन बढ़ाऊंगा या फिर इक्विटी फंड्स में एलोकेशन बढ़ाऊंगा। तो जिस तरह से जो एसेट क्लास परफॉर्म किया है वो हिसाब से यहाँ पे फंड की रिबैलेंसिंग होती है टाइम टू टाइम। ओके, अब आपने इतना सब कुछ बताया तो एक और, क्योंकि हम हर एक इसके उस पर बात कर रहे हैं, हमने रीबैलेंसिंग की बात कर ली, हमने इससे पहले डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली, एक और टर्म होता है एसेट एलोकेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में अगर हम एसेट एलोकेशन करते हैं तो ये कितना हमारे लिए सही रहता है? सर आपने बिल्कुल सही बात की, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी होता है। बिकॉज क्या होता है सब आप वो एक पुरानी कहावत है ना, सारे ऑल एग्स यू पुट इन वन बास्केट इज वेरी रिस्की। सो इसमें क्या होता है कि आप बिकॉज आपके एसेट जो है डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट हुए हुए हैं, तो कभी भी कोई एसेट क्लास का बुरा समय आता है जिसे हम हमारी भाषा में टेलविंड्स कहते हैं, या फिर बहुत अच्छा समय आता है जिसके हम हेडविंड्स कहते हैं। तो उस समय पर जब भी कोई एसेट में बहुत बुरा समय आए तो उसमें क्या होता है वो एसेट का बहुत जोर से अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो कभी कभी कैसा होता है कि हमने देखा है जैसे इक्विटी में पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा टाइम आया है कोविड के टाइम पे फॉर एग्जांपल, जहां पे इक्विटी 30-40% करेक्शन हुआ है। वहीं पे डेट जो है थोड़ा स्टेबल रहा है, गोल्ड ने भी इतना अंडर परफॉर्म नहीं किया। तो आप अगर अपना एसेट क्लास डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपके फंड के हमेशा बेटर आएंगे। तो मल्टी एसेट फंड जो होते हैं इस तरह डाइवर्सिफाई करके आपका एसेट एलोकेशन मेंटेन करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर देने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो ये सारे हमने एक्सपेक्ट इसके अलग अलग तरीके से समझ लिए। तो अब ये भी बता दीजिए आदित्य जी कि ये फंड आखिरकार होते किसके लिए हैं, कौन से निवेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें? कोई भी नया निवेशक है जिसको समय नहीं है या फिर उतनी समझ नहीं है कि अलग अलग एसेट क्लास में किस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट करनी चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होता है सबके लिए ट्रैक करना। हमारा एक्चुअली काम ही ये है कि उन निवेशकों को हेल्प करें। कभी भी कोई भी बेसिकली वो अपना एसेट एलोकेशन हमको दे दें, वो एसेट एलोकेशन हम उनके लिए बरकरार रखेंगे। जिस तरह से मार्केट कंडीशन है, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस हिसाब से उनके गोल के हिसाब से हम एसेट एलोकेशन रख सकते हैं ताकि उनको टैक्स इम्प्लीकेशन ना आए। बिकॉज अगर वो बहुत बार एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया, दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके वहां से आप रिडीम करके दूसरे फंड में डाल रहे हैं, तो देयर आर टैक्स इम्प्लीकेशन आते हैं। तो ये सब झंझट से अगर इन निवेशकों को बचना है तो मल्टी एसेट फंड उनको जरूर देखना चाहिए, जहां पे जो एसेट एलोकेशन है वो फंड मैनेजर मेंटेन करेगा रादर देन the investor themselves, so that टैक्स इम्प्लीकेशन के हिसाब से टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स अगर कोई नया निवेशक हो या कोई ऐसा निवेशक हो जिसको जरा भी दिमाग नहीं लगाना अपने इन्वेस्टमेंट में, उसको ये है कि उसे बहुत सारा प्रॉफिट भी चाहिए लेकिन साथ में ये भी कि उसके साथ हसल नहीं चाहिए, तो फिर मल्टी एसेट फंड, क्योंकि ऑल वेदर फंड होते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर एक ऑप्शन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए थैंक यू सो मच आपका। और इसी के साथ मनी गुरु के सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।